नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया है। इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओ द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां भी दी गई हैं और इस मसौदे के साथ ही दावा और आपत्तियां की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वह संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकता है और नाम जुड़वाने का दावा भी कर सकता है। चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर का आदेश दिए जाने तक राज्य में 7.93 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। एसआईआर प्रक्रिया में 7.23 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन 35 लाख लोग स्थायी रूप से माइग्रेटेड या गायब मिले। 22 लाख मृत घोषित हुए हैं और 7 लाख लोग दोहरी वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। करीब 1.2 लाख लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। वहीं राज्य विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया तो वह आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों और अन्य संगठनों को आशंका है कि इस प्रक्रिया से बिहार के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम सूची से बाहर किया जा सकता है। इस सूची को लेकर विपक्ष और तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने नामों की सामूहिक डिलीशन का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही नीतीश सरकार की चुनावी घोषणाओं की बौछार कर दी है। इसी सिलसिले में उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में रसोइये, नाइट गार्ड, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय दोगुना किया जाएगा। रसोइयों को अब 1650 की जगह 3300 रुपये का मानदेय मिलेगा। वहीं नाइट गार्ड को 5000 की जगह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक को 8000 की जगह 16,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं। सरकार के नए ऐलान के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और भी ज़्यादा मजबूत होगी। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का कहर सामने आया है। आरोप है कि पटना के जानीपुर में अपराधियों ने 2 मासूम बच्चों अंजलि और अंश के घर में घुसकर जिंदा जला दिया। बच्चों की मां शोभा देवी एम्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं। पिता ललन कुमार गुप्ता चुनाव आयोग में कार्यरत हैं। वे जानीपुर में रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। जानकारी के अनुसार बच्चे स्कूल से घर लौटे थे और उस समय उनके माता पिता घर पर नहीं थे। तभी कुछ अज्ञात अपराधी घर में घुसे और बच्चों को कमरे में बंद करके उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने से दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। जब स्थानीय लोगों ने घर से धुआं निकलते हुए देखा तो उन्होंने बच्चों के पिता और पुलिस को सूचित किया। पलंग पर दोनों बच्चों का शव जला हुआ मिला और मृत बच्चों की उम्र करीब 10 और 12 वर्ष बताई जा रही है। जांच अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि पहली नज़र में मामला आग लगने से बच्चों की मौत का लग रहा है, लेकिन परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित ममलखा रामनगर गांव में गंगा का कटाव लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। हर गुजरते दिन के साथ मिट्टी जमीन के साथ लोगों की उम्मीदें भी डूब रही हैं। गांव में अब तक कई घर गंगा में समा चुके हैं। जो बचे हैं वो भी हर पल अपने आशियाने को खोने के डर में जी रहे हैं। कटाव पीड़ितों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि एक वृद्ध महिला ने आंखों में आंसू लिए कहा कि नमक का पानी पीकर दिन काट रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। ये दर्द केवल एक महिला का नहीं बल्कि पूरे गांव की बेबसी का है, जो प्रशासन की अनदेखी से और गहरी होती जा रही है।
ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि समय रहते राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, वरना गंगा का रौद्र रूप और भी कई जिंदगियों को निगल सकता है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 21वें दिन दिल्ली के सांसद सह भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने अपने साथियों के साथ अजगैबीनाथ धाम से पैदल कावड़ यात्रा प्रारंभ करते हुए बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान दिल्ली के सांसद सह भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 30 साल बाद कावड़ यात्रा कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने मुझे भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार बना दिया और अब सांसद बना चुके हैं। देश का कल्याण हो, इसी को लेकर कावड़ यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 मुद्दे नजर में हैं, जो पूरा हो बाबा भोलेनाथ से कामना करेंगे। वहीं श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला के सवाल पर उन्होंने कहा कि या तो राष्ट्रीय मेला दर्जा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अगले साल तक श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए बाबा भोलेनाथ से वो कामना करेंगे। इस दौरान दर्जनों समर्थक और कावड़िए वहां पर मौजूद थे। आज 30 साल बाद जल उठाए हैं, 95 के बाद 25 में 3 मुद्दे हमारे कान में आए हैं और वो पूरा होगा, ऐसा निश्चय करके जा रहा हूँ। अपनी भूमिका का निर्वाह करूँगा। इस साल मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि कोई नहीं, जो कुछ भी होगा चलना है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, मैं सुना कि कांवर लेके कोई भी महत्वपूर्ण आदमी नहीं जाता, बहुत सारे लोग जाते हैं और इसलिए अब हम भी जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद सड़क पर उतरकर सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम ने सुल्तानगंज के विभिन्न गंगा घाटों से लेकर भागलपुर जिले में पड़ने वाले 14 किलोमीटर कावड़ पथ तक सभी जरूरी सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। निरीक्षण के दौरान डीएम धांधी बेलारी जर्मन हैंगर, रेन शेल्टर और शौचालयों तक पहुंचे और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने रास्ते में कावड़ियों से बातचीत भी की और फीडबैक लेते हुए व्यवस्थाओं को 10 में से कितने अंक देंगे ये भी पूछा। इस पर श्रद्धालुओं ने 10 में से 10 अंक देते हुए प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया है और इस पर जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की पीठ भी थपथपाई है और कहा है कि सभी के संयुक्त प्रयास से श्रावणी मेला सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के तार बंगला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात अपराधियों ने बिजली विभाग की कॉलोनी स्थित एक कर्मचारी के घर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना गुरुवार रात की है, जब 4 चक्के वाहन पर सवार लगभग दर्जन भर अपराधी मौके पर पहुंचकर और बिना किसी झिझक के घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करने लगे। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही डेहरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतुलेश झा और डेहरी नगर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खाली खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पीड़ित कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। एसपी कार्यालय से विशेष टीम को भी लाया गया है, जो कॉल डिटेल्स और आसपास के संदिग्धों की गतिविधियों को खंगाल रही है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल पसरा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें पहले से किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली थी। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है और इलाके में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया गांव में गुरुवार को वर्षों पुराने भूमि विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया है। एक पक्ष धान की रोपाई कर रहा था, तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करते हुए खेत में पथराव शुरू कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उपद्रवियों ने लाठी डंडे और हथियारों के साथ दिनारा थाने पर हमला कर दिया।
घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने थाना परिसर में कुर्सी मेज और वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसमें भीड़ को नारेबाजी करते हुए और हमला करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि मामले में शामिल 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। देखिए, मामला है कि बिलवैया में एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बिलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है उसके द्वारा स्थिति करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। एसडीएम एसडीपीओ खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। सर, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामले में। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त यानी आज से शुरू हो चुका है। इससे ठीक पहले 31 जुलाई यानी बीते कल की रात रांची स्थित एटीआई के राज्य के सभी सत्ताधारी दलों की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इस साल के मानसून सत्र को लेकर बड़ी रणनीति तैयार करते हुए झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक दल करीब 1.5 घंटे तक चलने वाली बैठक में भाग लेते हुए नजर आए। इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री समेत गठबंधन के सभी नेता एसआईआर का कड़ा विरोध भी करते हुए दिखे, तो वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि गठबंधन के सभी दल एसआईआर का विरोध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार भी किया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी आगामी 4 अगस्त को सत्ता पक्ष द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मीडिया से बातचीत में शिक्षा विभाग में फंडिंग की आवश्यकता पर खुलकर जानकारी साझा की है। दिल्ली गए थे, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो हुआ, पूरा देश का शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद और जो शिक्षा जो अवार्ड हुए, वैसे सभी सदस्य को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। और इसमें देश में नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हुआ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत में अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने पर और मदर टेरेसा नाम रखने पर झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है। नाम से अगर ये वो भी हेमंत सोरेन पहचानी और उसके स्थान पर मदर टेरेसा के नाम इसे समझ में आता है कि मानसिकता क्या है। या मदर टेरेसा के नाम से कई योजना आप चला सकते हो, लेकिन अटल क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के नाम को बदल कर मदर टेरेसा क्लिनिक करना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं तुष्टीकरण की नहीं पराकाष्ठा। करमाटांड थाना क्षेत्र के रत्नोडीह में 28 जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने सीएसपी संचालक विनोद यादव से 2 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन लूटपाट कर फरार हो गए थे, जिसकी लिखित शिकायत करमाटांड थाना को दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और सीएसपी सेंटर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। वहीं पुलिस को कांड में संलिप्त 2 अपराधियों की कठबरारी के पास के मैदान में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जहां छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय में एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि बीते 28 जुलाई को रत्नाडोही में एक सीएसपी संचालक से लूटपाट की घटना घटित हुई है और मामले का उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी और इसी कड़ी में सूचना मिली कि कटबरारी के पास से मैदान में लूटपाट की घटना में शामिल 2 अपराधी हैं जो कहीं भागने की तैयारी कर रहे हैं।
जहां छापेमारी की गई, जहां से दोनों अपराधी भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार अजमूल अंसारी और विनोद रवानी नारायणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त हथियार देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस तथा कांड में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल और 7,000 रुपये नकदी राशि भी बरामद की गई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी में इन दिनों सड़क पर सियासत गर्मा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुंगेली जिले में आधा किलोमीटर सड़क की स्वीकृति के दावे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा पलटवार करते हुए इसे झूठासन की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में विकास नहीं बल्कि भ्रम फैलाया है और अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। डिप्टी सीएम साव ने आंकड़ों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा राज्य भर में कुल 717 कार्यों के लिए 4,492 करोड़ रुपए 53 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें सड़कें, पुल और भवन निर्माण के कार्य शामिल है। भूपेश बघेल द्वारा मुंगेली में सिर्फ आधा किलोमीटर की सड़क की मंजूरी का दावा करने पर डिप्टी सीएम ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ये भूपेश का झूठासन नहीं बल्कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन है। मुंगेली में सिर्फ आधा किलोमीटर नहीं बल्कि 82 विकास कार्यों के लिए 363 करोड़ 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग की बात है। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं। बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है, वित्त मंत्रालय से होती है बजटेड काम की। और वो ध्यान रहा नहीं और सीधे चला है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, और वही फिर से हुआ है। ये धर्मांतरण और पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी भाजपा को सिर्फ भारत के अल्पसंख्यकों से दिक्कत है। जहां फायदा होता है वहां ये गले लगने लगते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों से दूर भागते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाते हैं तो शेखों के साथ बैठकर मैच देखते हैं। केरल और छत्तीसगढ़ में भाजपा का दोगलापन दिख रहा है। मिशनरियों का वोट पाने के लिए केरल भाजपा छत्तीसगढ़ में हुई कार्यवाही का विरोध करते हैं। कहते हैं कि जिन ननों को गिरफ्तार किया गया है उनका धर्मांतरण और मानव तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हैं, यही भाजपा का दोगलापन है। छत्तीसगढ़ में भाजपा क्रिश्चियनों पर विरोध करती है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ और दुर्ग सांसद विजय बघेल सांसद में मानव तस्करी और धर्मांतरण की बात करते हैं और केरल भाजपा आरोपों को खारिज करती है। यही भाजपा का दोगलापन है। वोट चाहिए तो गाय माता है, लेकिन पूर्वोत्तर और गोवा जाकर गौ माता के बारे में बात नहीं करते हैं। अरुणाचल से आने वाले इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को गहरा संकट में डाला है। मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगा दिया है। ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजन करने वाले भाजपाई बताएं कि अब वे क्या कहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब से भाजपा सरकार में आई है विकास कार्य ठप हो चुके हैं। भारत की सरकार ने प्रदेश में 2 सालों से 1 किलोमीटर से कम सड़क बनाई है। सिर्फ हवाई बयानबाजी हो रही है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, और दूसरे तरफ जाके हम मैच करा रहे हैं। ये कैसे संभव है? इधर तो गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में जाके, गोवा में जाके उसकी भाषा बदल जाती है। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा? मैं बीफ खाता हूं। तो इनके दोहरे जो चरित्र हैं वो केवल सत्ता के लिए है, वोट के लिए।
धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में जेल में बंद 2 नन्स पर सियासत गरमाई हुई है। ननों पर मुलाकात कर दुर्ग सेंट्रल जेल से बाहर आई सीपीएम वरिष्ठ नेत्री और पूर्व सांसद पीके श्रीमेथी और सीएस सुजाता ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सांसद पीके श्रीमेथी ने कहा कि हमारे आने का कारण दोनों सिस्टर हमारे एक एक जिले से हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सिस्टर यहाँ इसलिए थीं कि लोगों को वो शिक्षित कर सकें और उनकी मदद कर सकें। सिस्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। कल केरल में सेंट्रल मिनिस्टर के भाषण के दौरान सबने वॉकआउट कर दिया। जो केस उन पर फाइल है वो पूरी तरीके से गलत है। सिस्टर को छोड़ा जाना चाहिए। रायपुर में राधे राधे बोलने पर मासूम बच्ची के साथ स्कूल में मारपीट की गई। मामला मदर टेरेसा स्कूल बगमदू का है और जहां पर स्कूल में राधे राधे बोलने पर बच्ची के मुंह पर टेप चिपकाकर 15 मिनट तक उसकी पिटाई की गई। आरोप है कि मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल इवान केल्विन बच्ची के साथ मारपीट कर रहे हैं और परिजनों ने जानकारी मिलते ही थाना नंदिनी में केस दर्ज कराया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के दामिनी साहू और सौरभ देवांगन के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को मेरे पास मामला आया। मेरे को बोला गया कि बताया कि मेरे बच्ची को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तो मैं बोली क्या मामला है जिसमें पीटा गया करके पूछी, तो वो बोल रही कि बताया, उसके पापा बताया कि राधे राधे बोलने पर मेरे बच्ची को मारा गया करके। फिर मैं बोली सवेरे हम जाके स्कूल में बात करेंगे, थाने में FIR करेंगे। ऐसे करके मैंने रात हो गया था, तो मैं बोली कि सवेरे हम लोग मिलके करते हैं आगे का कार्रवाई करके। फिर आज सवेरे मैं आई, बच्ची से मिली। बच्ची बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेली और उसके बाद फिर बच्ची को मैं चॉकलेट वगैरह खिलाई। फिर मैं बोली उसके साथ फिर थोड़ा सा मिल जुल करी उसकी बच्ची के साथ अच्छे से, तो तब जाके बच्ची का मुंह खुला। फिर बच्ची को मैं पूछी कि क्या बात है बेटी करके, उसको मैं पूछी तो वो बताए कि बुआ मेरे को राधे राधे मैं बोली तो मेरे को मिस ने मुंह में टेप लगाकर उसको बुरी तरीके से पीटा गया कर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डबना के हाई स्कूल में डर के साए के नीचे रोज बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। यहाँ की स्थिति देख स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक भी रोज किस कदर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद भी आज तक विद्यालय की भवन का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। स्थिति ये है कि भवन की छत जगह जगह से टूटकर फर्श पर बिखर रही है और बारिश के समय यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अपने कॉपी पुस्तकों को भीगने से बचाने के लिए छतरी का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखकर परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई का नुकसान होने के डर से रोजाना जर्जर भवन में जान हथेली पर रखकर पढ़ने के लिए आते हैं। बहरहाल मीडिया हस्तक्षेप के बाद अब शिक्षा विभाग स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट कराकर संचालित करने के साथ बारिश के बाद स्कूल की मरम्मत कराने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। के टाइम पे ये चीजें देखी जाती हैं और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ हम सब लोग भी अलर्ट हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना ना हो। तुरंत ऐसे स्थिति में मरम्मत वगैरह करा पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको किसी दूसरी जगह पे बैठ के उनके स्कूल की व्यवस्था की जाएगी और अलर्ट है हम। और जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलता है वैसे ही फिर आगे का कार्रवाई मरम्मत वगैरह के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी कि उसका काम हो जाए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने केंद्र अध्यक्ष ऑब्जर्वर की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। उन्होंने केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों में दीवार घड़ी लगाने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिले में उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 3 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 7 बजे तक 33 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी और व्यापम में अभ्यर्थियों के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने में कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि उनका ठीक से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के हाथी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने का निर्देश भी जारी किया गया है।
बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 10 साल की बच्ची के पेट से आधा किलो बालों का गोला निकाला गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि 10 साल की एक बच्ची के पेट से सर्जरी करके लगभग आधा किलो ये गोला निकाला गया है। एक निजी अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा राजभीय ने बताया है कि बच्ची ने डॉक्टर्स को बताया कि वह लंबे समय से खा रही थी और उन्होंने बताया कि बच्ची को 20 दिन पहले उल्टी भूख न लगने और पिछले 5-6 महीनों से वजन कम होने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल जांच में पता चला है कि उसके पेट में ये गोला है। उन्होंने कहा कि हमने उसका ऑपरेशन करने का फैसला किया है और कुछ दिन पहले की गई सर्जरी के दौरान उसके पेट में लगभग आधा किलो ये बालों का गोला निकाला गया है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।